गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरी अपनी अगली क्लास जो हम बात कर रहे थे वर्धन वंश के बारे में बात कर रहे थे हम, और पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में हम वर्धन वंश के शुरुआती 4 शासक या 5 शासक यूँ कहें, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और फिर उसका पुत्र राज्यवर्धन तक पढ़ चुके थे। हम आगे पढ़ने वाले थे हर्ष के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण इस वंश का शासक था, या यूं कहें वर्धन वंश सारा का सारा इसी के इर्द गिर्द टहरता है। तो वर्धन वंश की बात करें हर्षवर्धन की, तो इसका जो समय माना जाता है वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का माना जाता है। देखिए, हर्षवर्धन के समय की जो पृष्ठभूमि बताई मैंने, हर्षवर्धन शासक बनने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि हर्षवर्धन की एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन और बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ था, मैंने बताया थानेश्वर से विवाह हुआ था। कहां पर? कन्नौज के मोखरी ग्रहवर्मन के साथ में। और बाद में ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है देवगुप्त और शशांक के द्वारा। उसके बाद राज्यवर्धन जाता है बचाने उस बहन को जिसको बंदी बना रखा था, उसको छुड़ाने के लिए। तो वहां पर देवगुप्त को मार दिया जाता है। देवगुप्त जो गुप्त शासक था, देवगुप्त को मार दिया जाता है। शशांक जो था वो बचकर निकल जाता है, और शशांक बचकर निकलकर किसको मार देता है? राज्यवर्धन को। और राज्यश्री को यहाँ बंदी बना लिया जाता है। तो बंदी अवस्था में राज्यश्री शशांक के पास होती है। ऐसी कंडीशन में जिसका सेनापति था, राज्यवर्धन का जो सेनापति था, इसका ममेरा भाई था जिसका नाम था भांडी। कौन था? भांडी। राज्यवर्धन का क्या था? ममेरा भाई था। सेना का नेतृत्व तो इसी के पास में था, भांडी के पास में। तो ये यहाँ पर इस शशांक का पीछा कर रहा होता है और राज्यश्री को ढूंढ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में हर्ष को समाचार मिलता है कि भाई की हत्या हो चुकी है। तो हर्ष ऐसी पिता की मृत्यु के तुरंत बाद भाई की मृत्यु होने के कारण राज्य सिंहासन लेने से मना करता है। किंतु दबाव के कारण जो साम्राज्य में शासक थे, सामंत थे और इसके परिवारजन, उनके दबाव के कारण हर्ष कम उम्र में ही 606 ईस्वी में शासक बनता है। और बड़ी बात, हर्ष जब शासक बनता है तो वो एक कसम खाता है, जिस तरह से अशोक ने कलिंग युद्ध में खाई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ ये उसकी विपरीत कसम खाता है कि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को गोडों से रहित कर दूंगा। यानी गोड जाति जिसने, शशांक था जिसने इसके भाई को और इसके बहनोई को मारा था, तो ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को गोडों से रहित कर दूंगा, और इसके पीछे चल पड़ता है। तो देखिए, आगे की कहानी हम बढ़ते हैं इसके बाद में कि क्या होती है। हर्षवर्धन यहां से चलता है। हर्षवर्धन आगे बढ़कर शशांक का पीछा करने के लिए वहां जाता है बंगाल की तरफ। तो यहां इसका ममेरा भाई जो भांडी है, हर्ष को कौन मिलता है? भांडी यहां पर इसको मिल जाता है। सारी संपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ वो इसको, हर्ष को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये अपनी सेना के 2 टुकड़े करता है हर्ष। वही भांडी के नेतृत्व में कुछ सेना देकर इसको किसके पीछे भेजता है? शशांक के पीछे, कि शशांक जहां भी मिले उसका खात्मा करना है। और इधर स्वयं हर्ष अपनी बहन राज्यश्री की तलाश में निकल पड़ता है, जो जंगलों में चली गई थी और अपने पति ग्रहवर्मन के साथ में सती होने की इच्छा जाहिर की थी जिसने। तो हर्षवर्धन इसके पीछे जाता है, इसको ढूंढता है। जिस समय ऐसा कहता है मिलती है, उस समय ये चिता पर सती होने ही वाली थी। तो राज्यश्री को वहां से लेकर ये वापस आ जाता है, और इधर शशांक का पीछा करता हुआ भांडी जाता है। किंतु शशांक जो है वो अपने राज्य गोड यानी बंगाल में चला जाता है, पकड़ नहीं आता है। इसके बाद की जो हर्षवर्धन की कहानी है, हर्षवर्धन के जो जानकारी है वो पढ़ते हैं। तो ये कहानी थी, और उसके बाद जो आगे की हमारी घटनाक्रम है उसमें यह है कि हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं। तो देखिए, हर्षवर्धन जो है वो शिव का उपासक है, शिव को मानता था अपने जीवन के शुरुआती दौर में, और अंतिम जो समय आया उसमें वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा सूर्य का भी उपासक था, यूं कहे कि पूर्व में ही था। सूर्य और शिव का पूर्व में उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। इसके अलावा इसकी जो उपाधि है, हर्षवर्धन की जो उपाधि है वो मिलती है परम भट्टारक। परम भट्टारक
हर्षवर्धन की उपाधि मिलती है। साथ में ही परमेश्वर भी इसने उपाधि धारण की थी, परमेश्वर। और समस्त उत्तरापथ का स्वामी अर्थात सकलोत्तरपाथन, इसका नाम मिलता है सकलोत्तरपथनाथ। किसे कहा गया है? समस्त उत्तर भारत का स्वामी हर्ष को कहा गया है सकलोत्तरपथनाथ। ये कहा गया है दक्षिण के जो अभिलेख है, इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूल ग्रंथ में। परम्बाटारक और परमेश्वर इसकी उपाधि है। देखिए चीनी जो ग्रंथ हैं, चीन में जो चीनी इतिहासकार है और जो ग्रंथ हैं, वो क्या कहते हैं कि हर्ष ने थानेश्वर का जो वर्धन वंश है वो और कन्नौज का मोखरी वंश है या कान्यकुब्ज जो वंश था, उन दोनों में अपनी बहन को कन्नौज में बैठाता है और स्वयं थानेश्वर में, दोनों का एक वंश बनता है और जिसका नाम पड़ता है कान्यकुब्ज साम्राज्य। कहाँ वर्णन मिलता है ये? कान्यकुब्ज साम्राज्य। कहाँ वर्णन मिलता है? चीनी जो लेखक हैं, लेखकों के ग्रंथों में। क्या कहते हैं? कान्यकुब्ज साम्राज्य बनता है किस किस को? वर्धन वंश को मिलाकर, पुष्यभूति वर्धन वंश था, और कन्नौज को मिलाकर, दोनों को साथ शासन किया जाता है। एक तरफ राज्यश्री है कन्नौज में और थानेश्वर में है हर्षवर्धन, दोनों का साथ संयुक्त शासन चलता है। अब देखिए इसके बाद ये दिग्विजय की नीति हर्ष की, कि हर्ष ने कहाँ कहाँ विजय की और किस तरह से इसका जो समय 606 से लेकर 647 तक चलता है। दिग्विजय की नीति बात करें तो नंबर 1 तो हमने बता दी शशांक के विरुद्ध। शशांक के हमने घटनाक्रम पढ़ चुके हैं। किसके विरुद्ध है? सबसे पहले शशांक। गौड़ नरेश किस तरह से भांडी जाता है और आक्रमण करता है। अब देखिए ये वापस यहां आने के बाद एक पुनः सेना भेजता है, और पुनः जब सेना भेजता है तो यहाँ पर शशांक के विरुद्ध जब अभियान करता है तो यहाँ पर एक आसाम का शासक है, आसाम का शासक है भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मा या भास्कर वर्मन एक ही बात है। वो अपना दूत भेजता है हंस बेग। कौन भेजता है? भास्कर वर्मा अपना दूत भेजता है, और हर्ष और भास्कर वर्मा के मध्य में क्या हो जाती है? दोनों के मध्य मैत्री हो जाती है और दोनों के दोनों संयुक्त रूप से आक्रमण करने की योजना बनाते हैं शशांक के विरुद्ध। किंतु शशांक कहाँ चला जाता है? गौड़ क्षेत्र में चला जाता है, जहां वो पराजित नहीं हो पाता। ऐसा वर्णन मिलता है जो शशांक का एहोल मेगुटी अभिलेख मिला है उसमें। दूसरी बात करें इसके बाद हर्षवर्धन की जो आगे की हम बात करते हैं उसके बारे में देखिए, इसका वल्लभी पर आक्रमण, वल्लभी का मैत्रक वंश। हर्ष का जो अगला टारगेट है वो क्या है? वल्लभी। वल्लभी में हर्षवर्धन के समकालीन जो शासक था वो था ध्रुवसेन द्वितीय। पहले बात कर चुके, फिर बताता हूं। ध्रुवसेन द्वितीय था और यहां पर चालुक्य वंश था, और इधर भी चालुक्यों का साम्राज्य फैला हुआ था। तो हर्षवर्धन को लगता था कि वल्लभी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर अपना अधिकार होना चाहिए। तो और वल्लभी का जो ध्रुवसेन है वो चालुक्य की तरफ ज्यादा झुकाव था इसका। चालुक्य और गुर्जर जो जात क्षेत्र था उनकी तरफ झुकाव था। तो हर्षवर्धन पहले तो इसको पराजित करता है और बाद में इसे अपना मित्र बना लेता है। क्या बनाता है? मित्रता करता है इससे, और अपनी पुत्री का भी विवाह कर देता है। कौन? हर्ष। हर्ष की पुत्री का विवाह किसके साथ में हो जाता है? ध्रुवसेन द्वितीय के साथ, यानी ये आपस में मित्रता बना लेते हैं। अगली जो बात करें हर्षवर्धन की जो अगली घटना है वो है इसके बाद आगे बढ़कर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ में आक्रमण और जो संघर्ष होता है उसके बारे में। तो चालुक्य पुलकेशिन कौन है? देखिए यहां पर हर्षवर्धन को मात खानी पड़ेगी। हमें लगता होगा कि हर्ष इतना महान था, कहीं मात नहीं खाई होगी, किंतु चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के सामने आक्रमण होता है, दोनों के बीच में हमला होता है। और यहां पर हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हर्षवर्धन की तरफ से नाम मिलकर किसकी तरफ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख, जो किसका है? पुलकेशिन का। और क्या वर्णन मिलता है कि इस युद्ध के बाद लगभग ये
634 ईस्वी में युद्ध होता है, नर्मदा नदी के तट पर होता है, यानी जिसका दूसरा नाम रेवा नदी भी है। ध्यान रखना, यहाँ प्रश्न कई चीज बन सकते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय 634 में नर्मदा या रेवा नदी के तट पर ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। किसकी पराजय होती है? तो इसमें हर्ष की पराजय होती है। हर्ष इस युद्ध में हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय इसमें विजित होता है। इसके बाद ये जो नर्मदा नदी है ये हर्ष की और दोनों की सीमा मान ली जाती है कि इधर तो हर्ष का साम्राज्य होगा और चालुक्यों का साम्राज्य इसके दक्षिण में होगा। ऐसा इस युद्ध के बाद वर्णन मिलता है। इसके बाद आगे की जो अगर देखते हैं तो हर्ष का जो अगला टारगेट है वो वापस से पूर्व की तरफ अभियान करता है। पूर्वी अभियान हम यूं कहें, और पूर्वी अभियान में उसका टारगेट एक ही होता है, शशांक, किंतु इस बार फिर शशांक नहीं मिलता है। तो यहां पर जो मगध था, जहां पर परवर्ती गुप्त शासक थे, उस पर अधिकार कर लेता है। ऐसा मिलता है वर्णन चीनी शासक जो एक चीनी लेखक है मतवालिन। कौन है? मतवालिन। मतवालिन वर्णन करता है कि 641 में 641 ईस्वी में मगध का शासक कौन था? हर्ष। हर्ष का नाम ये रखता है शीलादित्य। क्या नाम रखता है? शीलादित्य। कौन कहता है? ये मतवालिन है, चीनी से लेखक है, जो कहता है कि 641 में मगध पर किसका शासन था? हर्ष का था या शीलादित्य का था। आगे बढ़ते हैं हर्ष के विजय क्रम में। ये तो थी इसकी मध्य भारत और पूर्वी भारत की विजय। इसके बाद हम आगे देखते हैं हर्ष की जो विजय है वो है यहां से उत्तर में सिंधु क्षेत्र में। तो इसके बारे में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है कि उसने जो सिंधु नरेश है उसको मत कर अपनी उसकी संपत्ति को स्वायत्त किया। किसका वर्णन कौन कहता है? ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है? एक अभिलेख में, हर्ष चरित्र में, सॉरी, कहाँ वर्णन मिलता है? हर्ष चरित्र में वर्णन मिलता है कि इसने सिंधु राज की जो संपत्ति है वो सिंधु राज को मत कर उसकी संपत्ति को स्वायत्त किया। सिंधु राज संपत्ति को मत कर स्वायत्त किया, ऐसा वर्णन मिलता है हर्ष चरित्र में। तो अगली विजय हो गई है लगभग 5वें नंबर की इसकी, हर्ष की। और जो अंतिम देखते हैं इसका साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि हर्ष का साम्राज्य है वो पंच भारत या जो पंचगोड़ क्षेत्र कहा जाता है उसमें फैला हुआ था। और पंचगोड़ क्षेत्र कौन सा है? हर्ष का साम्राज्य हम बात करें पंच भारत या पंचगोड़, उसमें जो शामिल है पंचगोड़ में नंबर 1 सारस्वत मंडल। सारस्वत मंडल उसमें क्या क्या है? ये वाला क्षेत्र कश्मीर और पंजाब, कश्मीर और पंजाब का क्षेत्र आता है। नंबर जो दूसरा हम बात करते हैं पंच भारत में, तो वो है यहाँ पर गोड़ क्षेत्र, यानी दिल्ली और दक्षिणी पूर्वी भारत का गोड़। नंबर 3 बात करें तो वो है यहाँ पर कान्यकुब्ज यानी कन्नौज। नंबर 4 पंच भारत में जो अगर शामिल है तो वो है मैथिल यानी पूर्वोत्तर आसाम, मैथिल क्षेत्र यानी आसाम पूर्वोत्तर भारत। और पंच भारत में जो अंतिम है वो है हमारा उत्कल प्रदेश या उड़ीसा या कलिंग। कौन आता है? उत्कल। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इसने मांसाहार भी बंद करवाया था। किसने? प्रश्न आ जाए कि पंच भारत में या पंचगोड़ में मांसाहार बंद किसने करवाया? मांसाहार तो ये आता है हर्ष के द्वारा, ये यहाँ पर बंद करवाया गया। ये थी हर्ष के बारे में, इसके साम्राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, पंच भारत की इसने विजय की और कहाँ कहाँ किस तरह से विजय की। इसके बाद देखिए इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। ये बौद्ध धर्म का एक बड़ा संरक्षक था, यानी अशोक के बाद अगर कहे जाए तो हर्ष बौद्ध धर्म का एक महान
संरक्षक के रूप में माना जाता है। जो बौद्धों की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, उसमें महायान का संरक्षक है। महायान में पूजा होती है। महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर 1 बात करते हैं वो है इसके समय की कन्नौज सभा। वही कन्नौज जहां ग्रहवर्मन का शासक था, यानी बहन का कन्नौज धर्म सभा। कब आयोजित करता है? 643 ईस्वी में। क्या उद्देश्य था? देखिए इस समय हर्षवर्धन के समय ह्वेंशांग भारत आया था। ह्वेंशांग भारत में आता है तो ह्वेंशांग की उपस्थिति का लाभ उठाना था कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर प्रचार कर सकता हूं। तो इसकी उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए, लाभ हेतु ये कन्नौज सभा का आयोजन करता है। क्या होता है इस कन्नौज सभा में, देखते हैं। कन्नौज सभा वर्तमान में यूं कहें कि जो कन्नौज जो क्षेत्र है या मोखरी वंश जहाँ प्राचीन काल में था, राज्य श्री का या ग्रहवर्मन का जो साम्राज्य था वहां पर है। और क्या होता है यहाँ पर लगभग 3000 तो कौन आते हैं? बौद्ध धर्म के लोग। बौद्धों में हीनयान और महायान के साथ में 3000 जो हैं ब्राह्मण आते हैं। यहाँ पर कौन आते हैं? ब्राह्मण, प्लस 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान आते हैं। नालंदा के विद्वान जिनमें बौद्ध भिक्षुक भी शामिल थे। तो ये इतने लोग तो यहाँ पर आते हैं। इसका जो सभापति बनाया जाता है वो बनाया जाता है ह्वेंशांग को। सभापति कौन बनता है? ह्वेंशांग। अगली बात, सभा कितने दिन चलती है? तो ये सभा चलती है 23 दिन तक। 23 दिन तक निरंतर ये सभा चलती है। क्या होता है इस सभा में जो देखो घटनाक्रम होता है, नंबर 1 घटना ये होती है कि जो राजा है हर्ष, उसके बराबर सोने की मूर्ति बनाई जाती है। एक तो राजा के बराबर और दूसरी 3 फुट की सोने की मूर्ति बनाई जाती है। बड़ी वाली मूर्ति को एक बड़े स्तंभ पर रख दिया जाता है। छोटी वाली जो मूर्ति है, सोने की स्वर्ण मूर्ति है, उसको स्वयं जो हर्ष है वो अपना छत्र उठाकर उसके ऊपर रखता है और उसकर लेकर जाता है। और उसको जब लेकर जाता है तो उसके साथ 20 तो राजा यानी आसपास के 20 शासक, इसके अलावा यूं कहें कि 300 हाथी उस जुलूस में शामिल होते थे। और वो उसमें उस छोटी मूर्ति को हर्ष स्वयं स्नान कराता और वापस लाकर रखता था उस बड़ी मूर्ति के पास में। ये रोज का घटनाक्रम चला 23 दिन तक। वापस सुनिए क्या करता है, उस छोटी मूर्ति को स्वयं हर्ष छत्र उठाकर लेकर जाता है, स्नान कराकर वापस लाता है। उसके साथ में 20 राजा और 300 हाथी साथ में उस जुलूस में चला करते हैं। यह घटनाक्रम था यहाँ का कन्नौज सभा का। उद्देश्य क्या था? ह्वेंशांग की उपस्थिति का लाभ उठाना, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित होने के कारण। 3000 बौद्ध धर्म के लोग थे, विद्वान थे। 3000 ब्राह्मण थे। 1000 नालंदा जो विश्वविद्यालय वहां से आए हुए लोग थे। सभापति ह्वेंशांग बना। सभा 23 दिन तक चलती है। इसके बाद देखिए, इसके अलावा हर्ष ने एक और इसी वर्ष में एक अन्य सभा जिसका नाम है प्रयाग महामोक्ष परिषद। नंबर 2 है, वो है प्रयाग महामोक्ष परिषद। कब? वही 643 ईस्वी में। देखिए हर्ष प्रति 5वें वर्ष करता था, ये प्रति 5वें वर्ष करता था। और इस बार इसका नंबर आया 643 में। तो छठे उसके शासनकाल की कौन से नंबर की थी? ये 6ठे नंबर की थी उसके शासनकाल में। हर्ष के शासनकाल में 6ठी प्रयाग महामोक्ष परिषद थी ये। और वही कारण दान देने का यहाँ पर हर्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य होता था। सबको वो दान देता था, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबको दान दक्षिणा का यहाँ काम करता था। तो देखिए इसमें जो विशेष बात क्या है, ये गंगा और यमुना की जो रेत है वहां पर यह सभा आयोजित की जाती है। ह्वेंशांग भी यहाँ पर उपस्थित होता है। ह्वेंशांग के 18 मित्र भी इसमें शामिल होते हैं, जो उसके निकट संबंधित थे, वो भी इस सभा में शामिल होते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि 5 लाख लोग, कितने लाख? 5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। ह्वेंशांग होता है और उसके साथ में ह्वेंशांग के कितने मित्र हैं? 18।
ये प्लस 5 लाख लोग। सम्राट स्वयं हर्ष भी यहाँ पर उपस्थित था, जो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और यहाँ दान देने की एक रिवाज चल पड़ा, यानी यहाँ पर जितना 5 साल में हर्ष इकट्ठा करता था वो सारा का सारा गरीबों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं, जैन धर्म के लोगों को, सबको यहाँ पर दान कर देता था। तो इसकी देखो जो घटनाक्रम चला, वो ये जो सभा चली वो चली 75 दिन। कन्नौज सभा हमने देखी कितने दिन चली थी, 23, और ये कितने दिन चलती हैं, 75 दिन चलती हैं। और इसमें जो घटनाक्रम हुआ वो देखते हैं। नंबर 1, जो पहला दिन था उस दिन बुद्ध की पूजा की गई। किसकी की गई? प्रथम दिन किसकी पूजा की गई? बुद्ध की पूजा की गई, और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। साथ में क्या दिया गया? दान दिया गया। जो दूसरा दिन था महत्वपूर्ण, उस दिन यहाँ पर पूजा होती है सूर्य की। दूसरे दिन किसकी पूजा होती है? सूर्य पूजा। और जो तीसरा दिन था, थर्ड डे, यहाँ शिव की पूजा होती है। 3 दिन तक निरंतर पूजा हो चुकी है तीनों देवताओं, क्योंकि तीनों की उपासना करता था। अगले दिन जो हम बात करते हैं, अगले 10 दिनों तक यहाँ पर नंबर 4, अगले 10 दिन तक क्या होता है? वो केवल जैनियों को, जैन धर्म के लोगों को दान देता है। फिर अगले महीने 5 नंबर की बात करें, 1 माह तक, अगले 1 माह तक वो गरीबों को, निर्धनों को दान देता है। कौन? हर्ष। यानी इसके पास जो 5 वर्ष में इसने राज्य में जो राजकोष इकट्ठा किया था, सारा का सारा राजकोष वो यहाँ पर समाप्त कर देता है हर्ष। ये हर्ष के बारे में, इसकी प्रयाग महामोक्ष परिषद के बारे में विशेष बातें थी। और अंत में जो हेंगशांग है वो कहता है कि अंतिम दिन जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो अपनी बहन राज्यश्री से कपड़ा लेता है, पुराने कपड़े, वस्त्र लेता है, और 10 दिशाओं में पूजा करता है बुद्ध की। ये इस महामोक्ष परिषद के बारे में जानकारी थी। अब देखिए इसके बारे में, हर्ष के बारे में, हर्ष के दरबार में कुछ विद्वान थे, तो विद्वानों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले तो नंबर 1 तो बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र का नंबर 1 तो कौन सा लिखा है? हर्ष चरित्र, कादंबरी, पार्वती परिणय, और इसके अलावा चंडी शतक भी इसी का लिखा हुआ है। दूसरा बात करें बाणभट्ट के अलावा, इसके दरबार में जो था वो था यूं कहें मतंग दिवाकर। नंबर 3 मयूर। मयूर ने काम शास्त्र पर अष्टक की रचना करी। किस पर है? काम शास्त्र की टिप्पणी है, जिसकी रचना कौन करता है? मयूर। इसके अलावा इसने एक मयूर शतक भी लिखा और सूर्य शतक भी लिखा। किसने? मयूर ने। कौन सा लिखा? मयूर शतक और सूर्य शतक, ये भी किसने लिखे हैं? मयूर ने लिखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भर्तरी भी था, और क्या बोलते हैं, जयसेन भी था, स्वयं हर्ष जिसने 3 ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली इसके संबंध में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो ये था हर्ष और उसका द्वारा जो किए गए विजय अभियान, और साथ ही उसके कन्नौज और प्रयाग महामोक्ष परिषद। धन्यवाद।